गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आपका एक बार फिर से स्वागत है निर्मल ज्योग्राफी क्लासेस में। ये जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं ये सब निर्मल ज्योग्राफी क्लासेस पे मैं अपलोड करती हूँ, जिन्हें आप देखते हैं। 11th क्लास के स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर हम लोग कर रहे थे। थर्ड में हमने हिमालय नदी तंत्र पूरा कर लिया था, जिसमें सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली सभी नदियों को मिलके बना हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत की जितनी नदियां हैं वो सब अपनी प्रौढ़ावस्था में हैं। आपको पता ही है, दक्कन का पठार उत्तर भारत के मैदान से पहले बना है, तो दक्कन के पठार की जो नदियां हैं वो सब अपनी प्रौढ़ावस्था में हैं। उनकी घाटियां बहुत चौड़ी हैं और उनकी लंबाई उत्तर भारत की नदियों से काफ़ी कम है। बहुत सारी नदियां हैं। हमने जो 22 पेज पे एक मैप किया था उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये मैप देखिए आप, इसमें ध्यान से ये लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये वाली, ये देखिए इस तरह से पश्चिमी घाट पर ये जो लाइन खींची है, ये पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान की नदियों के बीच एक जलवायु विभाजक का काम, एक जल विभाजक का काम करती है। जलवायु नहीं, जल विभाजक, यानी पूर्वगामी नदियाँ पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हैं, पश्चिम गामी होकर वो अरब सागर में जाके गिर जाती हैं। क्लियर? अब इसमें जो 2-3 मेन पॉइंट हैं वो आपकी बुक में 27 पेज पे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में शुरू की 3 लाइनों में दी हैं। आप उनको मार्क कर लीजिए कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है। ये मैंने आपको अभी बताया। अब ये हमें पता कैसे चलता है कि ये अपवाह तंत्र पुराना है? ये जो नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों का चौड़ा और उथला होना है, वो हमें बताता है कि ये नदी घाटियाँ काफ़ी पुरानी हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको जल विभाजक बताया वो भी देखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि पश्चिमी घाट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का काम करता है। अब हमें पता है प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ पश्चिमी भाग में अलग हैं, पूर्वी भाग में अलग हैं। पश्चिमी भाग का मतलब हुआ जो अरब सागर के पास हमारा घाट है, उसमें 2 ही नदियां हैं, नर्मदा और तापी, और दोनों ही ज्वार नदमुख बनाती हैं। पूर्वी घाट में 4 नदियां हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। ये सारी ही नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हैं, और डेल्टा बनाने के कारण ही इन नदियों के जो मुख हैं, यानी जहाँ ये डेल्टा बनाती हैं, या जो पूर्वी तटीय मैदान है वो पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा ज़्यादा चौड़ा है, क्योंकि नदियाँ अवसाद जमा करती हैं और इसीलिए वो तटीय मैदान थोड़ा वाइड या चौड़ा हो जाता है। चलिए अब आप देखिए प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास कब से हुआ। इसके 3 जो हैं भूगर्भिक घटनाएं हैं। 3 भूगर्भिक घटनाएं ये बताती हैं कि कब कब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का विकास हुआ। पहला पॉइंट मार्क करिए, आरंभिक टर्शरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पार्श्व का अवतलन, धंसाव समुद्र तल से नीचे चला गया और जो जल संभर के दोनों ओर जो योजना थी उसमें गड़बड़ हो गई, यानी धीरे धीरे थोड़ा सा पूर्वी पश्चिमी हिस्सा जो था वो जलमग्न होना शुरू हुआ, तो उधर वाली नदियां जो थी उस साइड पे अपना उन्होंने रास्ता मोड़ लिया। दूसरा हुआ
हिमालय से जो होने वाले प्रोत्थान थे, यानी जो हिमालय की हाइट लगातार बढ़ रही थी, उत्थान, ठीक है, उसके कारण जो प्रायद्वीपीय खंड का उत्तरी भाग था वो नीचे होता चला गया। एक हिस्सा ऊपर जा रहा है तो दूसरा हिस्सा उससे नीचे चला जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ और नर्मदा और तापी इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही हैं। दरार है, ऐसे दोनों तरफ पहाड़ हैं, बीच में से नर्मदा और तापी नदियां इस तरह से बहती हैं। फिर तीसरा, इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर झुक गया। कहाँ वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर था, वो दक्षिण पूर्व की ओर झुक गया। तो जो सारी नदियां थीं उनका रास्ता हो गया पूर्वगामी। इसीलिए देखो, नर्मदा जो है और जो महानदी है, नर्मदा और गोदावरी, ये नदियां एक ही पहाड़ से निकलती हैं, लेकिन नर्मदा पश्चिम की तरफ चली जाती है और ये पूर्व की तरफ आ जाती है। क्लियर? ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का विकास शुरू हुआ, या ये कैसे इन्होंने, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों ने अपने रास्ते या अपना जो रिवर बेड है, अपने जो मार्ग हैं, वो किस तरह से निश्चित किए। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट हम करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में मैंने तुम्हें बताया पश्चिम में दो नदियां, नर्मदा और ताप्ती, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका उद्गम स्थान, कहाँ गिरती हैं, कौन से राज्यों से होकर जाती हैं, और पूरब की तरफ जो नदियाँ हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कहाँ से निकलती हैं, कौन कौन से राज्य हैं, और फिर ये कहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात, आपने नोट की होगी, मैंने 2 बार ये बात बोली है कि पूर्व की सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, डेल्टा बनाती हैं। पश्चिम में मैंने डेल्टा वर्ड यूज़ नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि पश्चिम की जो 2 नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि वो एस्चुरी बनाती हैं, जिसे आप हिंदी में कहते हैं ज्वार नद मुख। क्लियर हो गया बच्चे? अब हम प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में एक एक करके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको अंडरलाइन कराती जाती हूँ, आप उसको अंडरलाइन कीजिए। उन पे क्वेश्चन आंसर बनते हैं, 1 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, उनको मार्क कीजिए, और इस तरह से ये चैप्टर तुम्हारा क्लियर हो जाए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में देखिए, आप पेज नंबर 28 पे मार्क कर सकते हैं। महानदी है सबसे पहले। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिहावा के निकट निकलती है और उड़ीसा में से बहती हुई ये डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में। तो आपको ये राज्य याद करना है कि ये छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। मुख्य रूप से ये उड़ीसा राज्य से बहती है। अब और भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ से ये होकर जाती है। तो लास्ट की 3 लाइनें देखो इसी पैराग्राफ में कि मेन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा, ये 3 राज्यों से होते हुए जाती है। अब नेक्स्ट करते हैं हम दक्षिण गंगा। आप कहोगे ये दक्षिण गंगा कहाँ से आ गई? गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे उत्तर भारत में गंगा नदी फेमस है, ऐसे ही दक्षिण भारत में गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, क्योंकि जो उत्तर भारत में गंगा नदी का महत्व है वही दक्षिण भारत में गोदावरी नदी का महत्व है। तो गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी है, बहुत बड़ा एरिया घेरती है, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी बहुत ज़्यादा है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में नासिक ज़िले से निकलती है। इसको ध्यान से याद रखो कि ये नासिक ज़िले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है, क्योंकि उधर जब हम करेंगे ना जो पश्चिम की नदियां हैं उनमें आप देखोगे नर्मदा नदी भी इन्हीं
के आसपास से निकलती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसको आप याद रखो। अब इसके बाद हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है बेटा कि ये इतने परसेंट यहाँ से, इतने परसेंट यहाँ से, इतना ज़्यादा डीपली आपको पढ़ना है बस। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इतने नहीं आते। मेन यही है कि ये कहाँ से निकलती है और कहाँ पे ये जल या डेल्टा बनाती है या कहाँ पे ये जल गिराती है। अब देखो इसके बाद 5-6 लाइनें इसी के साथ देखोगे आप, अगर इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं। जो लोकल नदियां होती हैं छोटी छोटी हर एक राज्य की, जहाँ से भी वो निकलती हों, वो इसमें आके मिक्स हो जाती हैं। मैंने तुम्हें बताया वो अपना जल इसके अंदर विसर्जित कर जाती हैं और जितनी छोटी छोटी नदियाँ उसमें जुड़ती चली जाएंगी, उसका घनत्व पानी का उस नदी में वॉल्यूम ऑफ वाटर और बढ़ता जाएगा। अब कौन कौन सी हैं सहायक नदियाँ, आप 4 लाइनें और नीचे आ जाइए। इसमें पैनगंगा मेन है, इंद्रावती, प्राणहिता और मंसरा। और पोलावरम के पास दक्षिण में ये भारी बाढ़ें लाती है, क्योंकि सारी नदियों का जल, जो ये 5 नदियाँ आपने पढ़ी ना, जिन जिन राज्यों से ये होती हुई आती हैं, अपना पानी उसमें मिला देती हैं, तो उसमें पानी अधिक हो जाता है, यानी नदी अपने उफान पे आ जाती है। इसीलिए पोलावरम के बाद इनमें बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। और फिर ऊपर से ये नीचे गिरती है तो एक बहुत सुंदर जलप्रपात, जिसको आप वाटरफॉल बोलते हैं, वो दिखाई देता है। और इसके डेल्टाई भाग में नौ संचालन संभव है, अदरवाइज तो इसका वेग इतना होता है कि उसमें नावें चलाना हार्मफुल होता है, हानिकारक हो सकता है। फिर वही उसने बता दिया कि ये छोटी छोटी धाराओं में विभक्त होकर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है और एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। थर्ड देखिए कृष्णा। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जो सहाद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। ठीक है, अब ये दूसरी बड़ी नदी हुई, यानी पहली गोदावरी, दूसरी कृष्णा, फिर महानदी और बाद में आती है आपकी कावेरी नदी। अब इसमें राज्य जो जो हैं वो लास्ट लाइन में दिए हैं, लेकिन उससे पहले जो इसकी सहायक नदी हैं उसे मार्क करिए। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा, ये हैं इसकी सहायक नदियाँ। अब आप एक पॉइंट समझिए, इनकी लंबाई दी हुई है। देखो महानदी की लंबाई दी है 851 किलोमीटर, गोदावरी की लंबाई दी है 1465 किलोमीटर और कृष्णा की दी है 1401 किलोमीटर। इसके बाद आगे आपको कावेरी नदी की भी लंबाई दी है, वो है 800 किलोमीटर। इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गोदावरी नंबर 1, कृष्णा नंबर 2, महानदी नंबर 3 और लास्ट वाली जो है कावेरी वो है नंबर 4। क्लियर? इस तरह से आप अपने आप थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ, तभी मैं कहती हूँ थोड़ा बुक पढ़ो, तो आपको बुक में कई पॉइंट्स ऐसे दिखेंगे और आपका ये जो नंबरिंग है वो अपने आप हो जाएगी। अब कृष्णा नदी किन राज्यों से है ये देखिए, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है और आंध्र प्रदेश में भी इसका कुछ भाग जाता है, क्योंकि वहाँ से ये फिर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती। फिर है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। अब देखो इसके साथ ही इसकी लंबाई मैंने अभी मार्क कराई थी आपको 800 किलोमीटर। ठीक है, और अब लास्ट में देखिए इसमें जो राज्य हैं वो वहाँ पे दिए हैं, ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन 3 राज्यों से होके जाती है। तमिलनाडु के बाद ये डेल्टा बनाती है और सहायक नदियां हैं काबिनी, भवानी और अमरावती। सहायक नदियां बेटे मैं इसलिए करा रही हूँ, कई बार वो आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं कि इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, या काबिनी किस नदी की सहायक नदी है, पैन गंगा किस नदी की सहायक नदी है। क्लियर? तो आपको ये थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएँ तो आप उनके आंसर दे सकें। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आप वैसे ही स्टार्ट करोगे, यहाँ लिखोगे महानदी, या आप नंबर वाइज स्टार्ट कर लो, पहले लिख लो गोदावरी नदी, फिर एक
कॉलम बनाओ जिसमें आप लिखेंगे उद्गम स्थान, फिर एक कॉलम बनाओ जिसमें आप लिखेंगे डेल्टा या ज्वारनदमुख, फिर एक कॉलम बनाइए जिसमें लिखेंगे राज्य। बन गए ये 4, और लास्ट में बना दो सहायक नदियाँ। अब इस तरह से आपका ये सारणी चलेगी और एक एक इन्फॉर्मेशन हर एक नदी की आपकी बन जाएगी। 11th और 12th क्लास में बेटा ये काम आपको करना पड़ता है, इससे आपकी नॉलेज तो बढ़ती है, साथ में आपको रिवाइज भी होता रहता है, तो वो आपके दिमाग में आसानी से छप जाता है। जब आप खुद करोगे तो आप इजीली उसको अपने माइंड में एक तरह से बिठा पाओगे। तो इसलिए इस तरह से आप एक आरेख या सारणी बना सकते हो। चलिए अब हम करते हैं नर्मदा नदी। ये चारों नदियाँ जो थी ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हैं। अब है नर्मदा नदी, ये अमरकंटक पहाड़ के पश्चिमी पार्श्व से निकलती है। यहाँ पीछे भी था गोदावरी नदी जो नासिक ज़िले से, ये अमरकंटक पर्वत उसी के आसपास है। ठीक है, अब ये क्या है जो नर्मदा नदी है, एक तो वो फेमस है संगमरमर की चट्टानों के लिए, क्योंकि सारे महाखंड में जो भी चट्टानें आती हैं वो सारी संगमरमर की हैं। फिर दूसरा, जलप्रपात बहुत अच्छे अच्छे हैं नर्मदा नदी के रास्ते में। अब ये कौन कौन से राज्य हैं? ये राज्य जो हैं वो मेन जो राज्य है इसका वो है महाराष्ट्र। इसमें देखो दिया नहीं हुआ राज्य, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप नर्मदा नदी देखेंगे तो गुजरात और गुजरात ही है, महाराष्ट्र में ये नहीं पहुँचती है। गुजरात और एमपी 2 राज्य हैं जहाँ से यूके आती है। सबसे मेन क्वेश्चन जो इस पे बनता है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? लास्ट लाइन दी है, सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है, और ये नदी 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनदमुख बनाती है। ज्वारनदमुख क्या होता है? ज्वार और नदमुख, नदमुख मतलब जहाँ पर नदी सागर में गिरती है वो होता है नदमुख। अब वो ज्वार के साथ गिरती है क्योंकि वो खड़ी पहाड़ियों के बीच में से आ रही है, तो वो एकदम से वेग के साथ सागर में प्रवेश कर जाती है, इसीलिए वो ज्वारनदमुख बनता है। डेल्टा में नदी छोटी छोटी वितरिकाओं में बंटती है, आराम से सागर में प्रवेश कर जाती है, उसको डेल्टा बोलते हैं। ज़्यादा अच्छे से पढ़ना हो तो पहले वाली बुक में हम 5th चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आप इसको ध्यान से सुनना। अगला है तापी। तापी पश्चिम दिशा में बहने वाली अन्य महत्वपूर्ण नदी है। ये बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है और ये बहती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। अब आप देख रहे होंगे मैं 3 लाइनें ही मार्क करा रही हूँ, एक उद्गम, एक उसका जहाँ पे वो जल विसर्जित करती है, और एक कौन कौन से राज्य। क्लियर हो गया बेटा? लास्ट है अरावली की पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। पुष्कर के समीप ये 2 धाराओं सरस्वती और सागरमती के नाम से निकलती है, और फिर ये गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती हैं, लूनी नदी बन जाती है, और ये भी कच्छ के रन में जाकर मिलती है। इसका जो नदी तंत्र है वो अल्पकालिक है। अल्पकालिक मतलब दैट डिपेंड अपॉन मानसून, कितनी बारिश होती है उस हिसाब से ये नदियों में पानी आता है। क्लियर? मैंने सारा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र आज आपको करा दिया। बाकी जो छुटपुट नदियां हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आई होप आपको लेसन समझ में आ रहा होगा। इजीली पढ़िए, माइंड को पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे पॉइंट्स। जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से आप अपनी सारणी बनाइए और इसको समझने का प्रयास करिए। सही है बच्चे? हो जाएगा ये काम। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय।